अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। एक बड़ा एक अहम टॉपिक है ईयू सेटलमेंट का जो है, मैं उसके हवाले से आज बात करना चाहता हूं आपसे। और एक बेसिक इंफॉर्मेशन कह लीजिए वो मैं आपको देना चाहता हूं, बट इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। जो है इशू क्या होता है कि चूंकि ईयू सेटलमेंट जो है उसका अब बहुत से लोगों का जो है वो टाइम आ चुका हुआ है कि लोग अपनी सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन को जो है वो फाइल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास प्री सेटलमेंट स्टेटस होता है ऑलरेडी। और उनको बहुत से लोगों को जो है वो 5 साल मुकम्मल हो जाते हैं या हो चुके होते हैं या हो रहे होते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि अब हमने अपनी ईयू सेटलमेंट की एप्लीकेशन को फाइल करना है। अच्छा, क्या उनकी एप्लीकेशन जो है जिस वक्त वो फाइल करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट उनको आईएलआर ही आएगा, उनको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ही मिलेगी, उनको सेटलमेंट ही मिलेगी, या उसमें रिफ्यूजल भी आ सकती है? सो द आंसर इज बिल्कुल उनको रिफ्यूजल भी आ सकती है। लेकिन जब उनको रिफ्यूजल आती है तो वहां पे क्या कौन से ऐसे ऑप्शंस उनके पास होते हैं? तो क्या वो जो उनकी रिफ्यूजल है वो उनके लिए एक पैनिक है, उनके लिए एक स्ट्रेस है, उनके लिए एक हेडिक है, या उनको उस रिफ्यूजल लेटर की समझ नहीं आ रही और वो समझते हैं कि वो रिफ्यूजल है लेकिन एक्चुअली वो रिफ्यूजल नहीं है? सो अब आई डोंट नो कि मैं उसको आपको किस तरीके से इस पॉइंट को जो है उसके ऊपर एडवोकेसी कर सकूंगा और आपको समझ आए। लेकिन नीचे फीडबैक जो है वो भी दीजिएगा और कमेंट्स जो है वो भी कीजिएगा। अब हम आते हैं इसी पॉइंट को समझाने से पहले जो है मैं इसके बैकग्राउंड पे आता हूं कि एक डेट एक अनाउंस की गई गवर्नमेंट की जानब से कि जी के जितने भी यूरोपियन लोग हैं या उनके बीवी बच्चे हैं या उनकी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, उनका भाई है, बहन है, उनकी मदर हैं, फादर हैं, जो भी उनके रिलेटिव आ जाते हैं। अब अपनी फैमिली आ गई उनकी, जो डायरेक्ट फैमिली मेंबर जिसको कहेंगे, या उनकी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स जो आगे जो अगले के जो सेकंड जिसको कहेंगे रिश्तेदार जो आ गया। डायरेक्ट फैमिली मेंबर में आ गया, मतलब मेरी वाइफ आ गई, मेरे बच्चे आ गए। फिर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स में मेरी सिस्टर आ गई, भाई आ गया, पेरेंट्स आ गए। सो इसी तरीके से जो है ये एक फैमिली ट्री जो है वो बनता है। सो अब उसमें एक डेट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी कि जी के आपका अगर कोई इस तरह का रिलेशन जो है वो किसी यूरोपियन के साथ बनता है, जो 27 कंट्रीज की जो यूरोप का जो एक यूके के साथ जो एक डील जो थी वो थी। सो उसमें इलेक्शन हुए, जो यूके के अंदर मेजॉरिटी ने उसमें वैसे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, तकरीबन 2% वोटों का डिफरेंस आया। सो उसमें कहा यह गया कि क्या हमने यूरोप के साथ रहना है या उससे हमने सेपरेट होना है। सो उसमें जिस वक्त इलेक्शन हुआ, सो उसमें जो वोट आए उसमें 2% के साथ जो था फाइनल फैसला ये हुआ कि अब हमने यूरोप के साथ जो है वो नहीं रहना। सो उसकी एक डेडलाइन जो थी वो दे दी गई अवाम को कि जी आप 31 दिसंबर 2020 तक जो है अपनी एप्लीकेशंस को फाइल कर दीजिए अगर आप यूके में रहना चाहते हैं। अगर मेरी वाइफ जो है वो यूरोप से है, पोलैंड की है, रोमानिया की है, बुल्गारिया की है, कहीं से भी है। अब मेरा जो भी मेरा स्टेटस था, मैं लीगल था, इलीगल था, मेरे जो भी डिफरेंट किस्म के मैटर्स चल रहे थे, मैं स्टूडेंट वीजे पे आया, मैं ओवरस्टेयर हो गया, मैंने जो था ह्यूमन राइट्स पे था, या मैं असाइलम पे था, वाट एवर जो भी वो बैकग्राउंड था, माजी था, टेक्निकली तौर पे ये भी एक एमनेस्टी स्कीम टाइप ही आप कह लीजिए। और इसमें खैर बहुत फ्रॉड भी हुआ, बहुत से लोगों की जेन्युइन मैरिजेस भी नहीं थी, बहुत से लोगों ने धक्केशाही का ब्याह भी किया। सो लोगों को पैसे वैसे दे के जो था, जैसे आजकल ये स्कैम्स चल रहे हैं, वर्क वीज़ा बाय कर लें या इस तरह के सारे काम है। ये काम जो थे टेक्निकली तौर पे एजेंटों ने जो था, बहुत से वकील भी उसमें खैर शामिल थे, जो भी था उसमें बाद वो इसी तरह का जो था वो कचरा मचरा गंद चलता था। सो उसमें अल्टीमेट ये हुआ कि लोगों को प्री सेटलमेंट स्टेटस जो था वो मिल गया। अब वो प्री सेटलमेंट स्टेटस उनको मिल गया। अब
ऑब्वियसली जो था वो गवर्नमेंट को आपके डॉक्यूमेंट्स गए, आपने एक रिलेशनशिप की एविडेंस दी, आपने चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप था कि लिविंग विद माय पार्टनर जो मोर देन 2 इयर्स जो था, आपने वो दिखाए, या आपने जो था किसी कंट्री के अंदर का जो था वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रही है। कई लोगों के तो मैरिज सर्टिफिकेट सेम कॉपी थे कि सिर्फ वो जो था टाइमिंग भी ऐसी थी। मैं हैरान होता हूँ बाज़ देख के कि वो रजिस्ट्रार साहब ने जब साइन किए होंगे या कोई टाइमिंग की होगी, वो एक ही वक्त ਦੇ ਵਿੱਚ पता नहीं किन्नियां सेम टाइम पे कर गया। सब नाम चेंज थे, सर्टिफिकेट की कॉपियां तक सेम लगा दी, वो साइप्रस की हों या किसी और कंट्रीज की हों। एनीवेज चलो वो डिबेट किसी और तरफ चली जाएगी। वो किसी दिन कोई फन वाला प्रोग्राम हुआ तो उस दिन फिर मैं वो बैठक लगाऊंगा और वो बातें करेंगे कि की होया ते आलू के उत्ते भी स्टैंप ला के दे उत्ते आई, और आम रद्दी के कागजां के उत्ते भी मैरिज सर्टिफिकेट, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। एनीवे 31 दिसंबर 2020 तक जो था बहुत से लोग जो थे वो अपनी एप्लीकेशंस को फाइल ना कर पाए। सो उसमें किसी ना किसी वजह से लोगों का डिले भी था, लोगों को मालूमात भी नहीं थी। फिर उसके बाद उन्होंने उसको एक्सटेंड करके उस टाइम पीरियड को 31 जुलाई 2021 तक वो ले गए कि जी अगर आपकी एप्लीकेशन मिसिंग है तो अब आप 31 जुलाई 2021 तक भी एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा था कि आप यूके के अंदर मौजूद हैं 31 दिसंबर 2020 से पहले के जो हैं आप मौजूद हैं, आपका स्पॉन्सर जो है वो इस कंट्री में मौजूद है। सो इस तरह का सारा वो जो सीन चलता था। अब हुआ क्या कि उन लोगों को जब प्री सेटलमेंट स्टेटस मिल गया, अब वो प्री सेटलमेंट स्टेटस होता है 5 ईयर्स का, 5 साल का। 5 साल के बाद जो है आपने सेटलमेंट स्टेटस की तरफ जाना है। अब उसमें बहुत से लोगों के और डिफरेंट इश्यूज आते गए, लड़ाई झगड़ा हो गया हस्बैंड एंड वाइफ का। वहां पे उन्होंने ये सिस्टम निकाला कि अगर किसी के इस तरह की सिचुएशन है, सो आप विक्टिम बनते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, तो आप पुलिस की मदद लीजिए, डॉक्टर्स की मदद लीजिए, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल जो है डीवी का केस जो है, डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन जो है वो इमीडिएट बेसिस के आप ऊपर कीजिए। ये नहीं कि इसके लिए आप कहें कि मुझे जो है वो 5 साल का वेट करना है। सो या उसके लिए मैं कहूँ कि 5 साल का वेट करना है तो फिर तो आपकी सेटलमेंट ही होगी, फिर तो आपका रिलेशनशिप ही चल पड़ा। अच्छा, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट लड़ाई, इमीडिएट पुलिस मदद, इमीडिएट आपका डॉक्टर और बाकी। दूसरी तरफ आ गए रीटेन राइट ऑफ रेजिडेंस जो है कि आपकी शादी को हुए कम से कम जो है 2 से 3 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है, आप यूके के अंदर मौजूद हैं, कम से कम आप 1 साल प्लस जो है वो यूके में है, 3 साल प्लस जो अगर आपका 3 ईयर्स से आपका रिलेशनशिप है या 2 ईयर्स प्लस है, रिलेशनशिप की बात हो रही है, उसमें यूके के अंदर रहने की उस सेंस में बात नहीं हो रही। लेकिन अब आपका रिलेशनशिप जो है किसी वजह से चल नहीं पा रहा है, ड्यू टू एनी रीजन जो है वो एक पार्टनर जो है वो कहता है कि जी मैंने साथ नहीं चलना, या मैं कंट्री लीव कर रहा हूँ, या हम अब साथ में नहीं चल सकते, या हम डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं। सो इस तरह की जो भी सिचुएशन होती है, हर एक के अपने सर्कमस्टांसिस हैं। सो देन जो है आप उन्होंने कहा कि आप रीटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस का केस जो है वो उसको फाइल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका ये आ गया कि आपके 5 ईयर्स मुकम्मल हो गए हैं और आप हंसी खुशी जो है दोनों पार्टी साथ में दे आर लिविंग टुगेदर, हैप्पीली लिविंग टुगेदर, देन जो है आप अपना ईयू सेटलमेंट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यही रूल जो है आपके जो बाकी मेंबर्स जो हैं उन पे भी उसी तरह एप्लीकेबल होंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा सीन और सिनेरियो जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सो अब उसमें फ़र्क ये आ गया कि आप दोनों कपल साथ में हैं, सेटलमेंट की तरफ गया, दोनों ने एविडेंस दिखा दी हम साथ में हैं और वो आपको सेटलमेंट दे देंगे। लेकिन इशू कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे आपका एक पार्टनर साथ में नहीं है, आपका एक पार्टनर छोड़ गया आपको, या आपने उसको छोड़ दिया, या उसने आपको छोड़ दिया, वो डिवोर्स हो गई है, जैसे भी है। अब ऐसी सिचुएशन में जब आपकी सेटलमेंट की आपने एप्लीकेशन फाइल की, चाहे वो आपने रीटेन्ड राइट के ऊपर आपने फाइल किया है, आजकल क्या हो रहा है, तो उसमें बहुत सी एप्लीकेशनों के बाद उनका इंटरव्यू जो है वो कॉल किया जा रहा है। अब इंटरव्यू जब कॉल किया जा रहा है, वहां पे आप बोल दो उनको, आप बताते भी हैं कि जी कि मेरा पार्टनर तो है ही नहीं साथ, लेकिन वो कहते हैं जी हम फिर भी वो इंटरव्यू करेंगे। अब वो फिर भी इंटरव्यू कर रहे हैं और उनका बहुत से हालात में उनका सवाल जवाब ऐसे चल रहे हैं कि जैसे वो एक कपल दे आर लिविंग टुगेदर। जब वो कहते हैं कि जी हम साथ में नहीं हैं, तो वो उसको रीटेन्ड राइट को या इस तरह की रिटेंशन को अंडरस्टैंडिंग के बजाय उसमें रिफ्यूजल जो है बहुत से केसेस में जो है वो अब दे रहे हैं आजकल। सो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है
आपको उसमें ऑब्वियसली स्ट्रेस तो होता ही है कि जी ये क्या हुआ, लेकिन उसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा। उसमें दो तीन चीज़ें जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसमें एक तो ये आ जाता है, फॉर एग्जांपल जो उनका पैराग्राफ जो पहला होता है उसमें वो मोस्टली यही लिखते हैं कि थैंक्स फॉर योर एप्लीकेशन अंडर द ईयू सेटलमेंट स्कीम, जो है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन केयरफुली कंसिडर्ड बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, कि जो आपने इंफॉर्मेशन हमें दी थी या अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन थी, यू डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कीम। आप उस स्कीम की रिक्वायरमेंट जो है आप उसको फुलफिल नहीं करते हैं। आप कि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी आप ईयू सेटलमेंट की, आप उसको कंप्लीट नहीं करते हैं। सो वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन हैज देयरफॉर बीन रिफ्यूज्ड, और हम आपकी इस एप्लीकेशन को जो है वो रिफ्यूज कर रहे हैं। आगे फिर वो मजीद डिटेल्स में जब देते हैं, फिर ऑब्वियसली वो लिखते हैं कि ये लेटर जो है ये आपको एक रीज़न दे रहा है कि हमने आपकी एप्लीकेशन को क्यों रिफ्यूज़ किया। फिर ये आ जाता है कि वी हैव कंसिडर्ड वेदर यू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर अ सेटल्ड स्टेटस। यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि वो ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि वेदर यू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर अ सेटल्ड स्टेटस ऑल्सो नोन एज अ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन और एंटर और रिमेन। अच्छा, एंटर और रिमेन का जो डिफरेंस आ जाता है वो ये आ जाता है कि जिस वक्त कोई बंदा आउटसाइड द कंट्री फर्स्ट टाइम ईयू सेटलमेंट की एप्लीकेशन डालता है, जिसमें उसको ऑब्वियसली प्री सेटलमेंट ही दी जाती है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम बाहर से कोई आता है तो उसको लीव टू एंटर कहा जाता है। एंटर मीन के एंट्री की इजाज़त के लिए आप एंटर हो सकते हैं। और जब वो यूके में रहते हुए या यूके के अंदर रहते हुए एप्लीकेशन को डालता है तो फिर उसको लीव टू रीमेन कहा जाता है कि अब आप यूके में रह सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ योर प्री सेटलमेंट या ईयू सेटलमेंट स्टेटस। लेकिन जब आपको के 5 साल मुकम्मल हो जाते हैं या किसी को डीवी की बेस के ऊपर या किसी को रिटेंशन की बेस के ऊपर जिस वक्त वो सेटलमेंट दे देते हैं तो उसको जो है वो सेटल्ड स्टेटस कहा जाता है, जिसको आईएलआर जो है सादा जुबान में कहा जाता है कि आपको अब इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है वो मिल गया। अच्छा, अब उसमें फर्दर जो रिफ्यूजल की तरफ जब हम आते हैं तो वहां पे लिखा होता है अनफॉर्चुनेटली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी एंड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जो है, और जो आपने उसकी शहादत हमें दी, जो आपने एविडेंस जो है वो हमें साथ में दी, वो जो जो मौजूद थी, वो उसमें ये नहीं आपको कह रहे कि जी कि आप फेल हो गए, वो कहते हैं जो आपने दी, क्योंकि सम टाइम मुमकिन है उन्होंने कोई ऐसी चीज़ ना मांगी हो जो आपके पास हो और वो चूंकि कंसिडर ही नहीं हुई और आपके माइंड में भी नहीं होता कि जी इसको भी कंसिडर करेंगे। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी कि उस इंफॉर्मेशन और एविडेंस की बेस के ऊपर हमने आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया। अच्छा, अब उसमें क्या वो जो ये रिफ्यूजल है, ये जो रिफ्यूजल है इसमें सिर्फ आपको जो आपने सेटलमेंट मांगा है उनसे सब उसको रिफ्यूज कर रहे हैं या आपका प्री सेटलमेंट स्टेटस जो दिया हुआ है उसको भी कैंसिल कर रहे हैं। सो अगर तो आपके उस लेटर के ऊपर कहीं पे खुल के लिखा हुआ है एंड वी हैव कैंसल्ड योर करंट प्री सेटलमेंट स्टेटस जो है, फिर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है, फिर वो स्ट्रेस की बात है, फिर वो टेंशन की बात है, फिर आपको इमीडिएट तौर के ऊपर आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है। सो बहुत से केसेस में ऐसा नहीं लिखा होता, वो कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि आप सेटलमेंट के एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो आपकी प्री सेटलमेंट स्टेटस को वो ख़त्म नहीं कर रहे होते। अगर वो आपकी प्री सेटलमेंट स्टेटस को ख़त्म नहीं कर रहे, सो इसका मतलब है कि आपका जो प्री सेटलमेंट के ऊपर जो आपका लीगल आपको राइट जो मिला हुआ था, जिसमें काम की परमिशन है, जिसमें एनएचएस है, जिसमें आपका वर्क अलाउड है, जिसमें आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर सकते हैं, आप कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको इजाज़त होती हैं। और वो प्री सेटलमेंट के ऊपर चाहे ये एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई, लेकिन जो आपका स्टेटस होता है वो रहता है, वो उसमें ख़त्म नहीं होता उसको। लेकिन कंट्री से इन आउट करना वो बास का जो है वो उसमें लोग दिक्कत में आ जाते हैं। बाय लॉ अगर आप कंट्री से बाहर भी जाते हैं तो तब भी वो आप लीगली सेफ होते हैं, कोई इसमें ऐसा लीगली इश्यूज नहीं होते। लेकिन वो सम टाइम जो है वो लोग भी पैनिक में आते हैं, डरते भी हैं जाते हुए। और बास का इसमें नो डाउट कि जिस वक्त वो वापस आते हैं तो एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है बास का वो पूछते भी हैं कि भैया आपका स्टेटस क्या है। आप जब बताते हैं ये है, वो सिस्टम पे जब चेक करते हैं वहाँ पे रिफ्यूज़ल लिखी होती है, वो बास का डिटेन भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ घंटों के बाद वो फिर आपको रिलीज भी कर देते हैं जब वो देखते हैं कि नहीं इस बंदे ने तो ऑलरेडी सारी सच स्टोरी हमें बताई हुई है।
डिटेन कहाँ पे करते हैं, रिवोक कहाँ पे वीज़ा करते हैं, प्री सेटलमेंट को कैंसिल कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे आपने फ्रॉड किया होता है, जहाँ पे आपने जालसाजी की होती है, जहाँ पे आपने शैम मैरिज की होती है, फ्रॉड की शादी है, सारा कुछ जो है जाली डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर आपने प्री सेटलमेंट ली थी, वहाँ पे वो आपका प्री सेटलमेंट स्टेटस या बाकी चीज़ों को ख़त्म करने का उनके पास लीगल राइट होता है, जो जिसको वो करते हैं। लेकिन नॉर्मल स्टैंडर्ड एप्लीकेशन में वो ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा, फिर उसी लेटर के ऊपर आपको एक डेट वो मेंशन कर देते हैं कि हम ये समझते हैं कि आपकी जो सेटलमेंट स्टेटस है वो फलां डेट को जाके बनता है, आज से 1 साल बाद बनेगा, 2 साल बाद बनेगा, तब आपका बनेगा। सो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट। लेकिन वो साथ साथ आपको कंसिडरेशन की तरफ जब आते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन हिस्ट्री में वो आपकी सारी डिटेल्स देते हैं, और जिस वक्त वो कंसिडरेशन की तरफ आते हैं कि हमने कंसिडर क्या किया, हमने रिजल्ट क्या निकाला, हमने कंक्लूड क्या किया आपकी इस एप्लीकेशन से, वो फिर वहाँ पे मोस्ट लाइंस जो होती हैं वो यही आ जाता है कि केयरफुली कंसिडरेशन हैज़ बीन गिवन as to whether you meet the eligibility requirement for a settled status under the EU settlement scheme. The relevant requirement are set out in the rule जो है EU 11 जो है, ये EU मीन यूरोपियन यूनियन का जो 11 ऑफ अपेंडिक्स EU टू द इमिग्रेशन रूल जो है उसके मुताबिक वो डिसाइड कर रहे होते हैं। यू स्टेट दैट यू आर कि आप हैं या आपका पार्टनर जो भी है वो स्पाउस ऑफ रेलिवेंट EEA नेशनल जो है कि सिटीजन के आप स्पाउस हैं। हाउएवर यू हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी सफिशेंट एविडेंस टू कंफर्म के जी कि ये रिलेशनशिप जो अभी चल रहा है, नहीं चल रहा, या कब ख़त्म हुआ, या आपने डिवोर्स ले ली, या आपका सब तब भी साथ में थे, कितना अर्सा साथ में रहे। सो इन चीज़ों की बेस के ऊपर जब वो नॉर्मली ख़त्म करते हैं, सो आपको चूँकि वो समझते हैं कि कहीं पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो, कहीं पे कोई चीज़ों की क्लैरिटी कहीं अगर नहीं है, तो वो जो पहले एडमिन रिव्यू का राइट जो था एआर का वो मिल जाता था, वो एआर का राइट जो है अब इन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है। एडमिन रिव्यू का राइट इसमें नहीं होता, इसमें आपको अपील का राइट जो है वो बहुत से केसेस में अपील का राइट आपको वो दे देते हैं कि जी कि आप जो है वो अपील कर सकते हैं। जब आप जब कंट्री के अंदर होते हैं इनसाइड यूके, तो वो अपील का टाइम जो है दैसा 14 डेज कैलेंडर डेज होता है। सो वो ये भी मेक श्योर कर लिया करें कि क्या वहाँ पे कैलेंडर डेज का वर्ड लिखा हुआ है या जस्ट 14 डेज का लिखा हुआ। कैलेंडर डेज का अगर हो तो आपका सैटरडे संडे जो है वो माइनस हो जाता है, और अगर आप आउटसाइड दी कंट्री इस तरह की एप्लीकेशन की रिफ्यूज़ल आती है तो तब आपके पास जो है वो 28 डेज होते हैं। सो अब उसमें फर्स्ट सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कह लीजिए या फॉर सेफ हैंड अगर कहें, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह की सिचुएशन है और अगर उन्होंने आपको अपील का राइट दिया है, तो बाज़ का आजकल कंपनी वाले या जहाँ पे आप लोग काम कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि जी कि आपकी तो फलां डेट की रिफ्यूज़ल आ चुकी है, आपकी 3C लीव जो है वो ब्रेक हो चुकी है, सो हम आपको काम पे नहीं रखेंगे। सो इसलिए द बेस्ट थिंग इज़ कि आप अगर आपको अपील का राइट मिला हुआ है, पहले तो AR होता था, लोग AR फाइल कर लेते थे, अभी यह है कि अपील का राइट होता है, तो आपको अपील फाइल कर देनी चाहिए, ताकि वो जब तक अपील पेंडिंग है आपका स्टेटस जो है फिर वही रहता है जो आपके पास एक्चुअल पहले था। सो उतनी देर में बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लैरिटी की तरफ आ जाती हैं, और वो आपके लिए पीस ऑफ माइंड जो है वो भी यही होता है कि जी कि हमारा स्टेटस एक्चुअल जो था, अगर उन्होंने रिफ्यूज़ भी कर दी एप्लीकेशन, लेकिन हमारी अपील जो है वो पेंडिंग है, जब तक अपील पेंडिंग है आपका सेम एज इट इज़ वही स्टेटस जो है वही रहता है। ये चैप्टर खासा लंबा है, इसमें रूल EU 14 है, और EU 11 वाला जो है रूल वो बड़ा मज़ेदार भी है, और वो बड़ा मैं समझता हूँ उसको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। EU 6 की अगर हम बात करें, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिफ्यूज जो है अंडर रूल EU 6 जो है, ये EU 6 के ऊपर मैं, और EU 6 रिफ्यूज़ल और EU 14 जो है अपेंडिक्स EU इमिग्रेशन रूल उसके ऊपर, और EU 11 इनके ऊपर मैं किसी दिन जो है अलहदा से जो है बहुत तफसील में जो है एक एक करके इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूँगा। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिए, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।